चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज आगे फर्दर। और हम लोगों का चल रहा है अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। और इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके बाद हमने पढ़ा बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। उसके बाद हमने पढ़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। और इसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन उससे पहले एक सवाल, छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक सवाल है, ये तो आप लोग कर ही लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? स्प्रिंकलिंग ऑफ साल्ट मतलब नमक का जो छिड़काव होता है हेल्प्स इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स इन हिल्स। द फिनोमिनन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस इज, इसका आंसर होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका आंसर क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब उसमें नमक डाल देंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, तो उससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो नमक पानी का घोल होगा वो हो जाता है -21 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर तो वो बर्फ बन गया था। अब जैसे ही उसमें नमक डालेंगे तो नमक डालते ही वो क्या हो जाएगा? उसका फ्रीजिंग -21 हो गया। इसका मतलब अब -21 डिग्री तापमान अगर एटमॉस्फेयर का होगा, एम्बिएंट का होगा, तब जाकर के वो नमक पानी का घोल बर्फ बनेगा। और उतना तापमान एम्बिएंट का होगा नहीं, उतना कम, और इसीलिए वो बर्फ जो होता है वो तुरंत पानी में चेंज हो जाता है और सड़कें क्या हो जाती हैं? साफ हो जाती हैं। ये जम्मू कश्मीर में, हिमाचल वगैरह में देखने को मिलता है। आपने देखा भी होगा कि आर्मी वाले लोग अपने ट्रकों में, अपनी गाड़ियों में नमक भर भर के रखते हैं। रास्ते में जब जाम हो जाता है, बर्फ पड़ जाता है, तो उसको सफाई करने के लिए कुदाल का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो लोग, फावड़े का इस्तेमाल ना करते हुए क्या करते हैं? नमक को स्प्रे करते हैं, जिससे क्या होता है? बर्फ़ का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है और जिस कारण से बर्फ़ पिघलने लगता है और पिघल करके पानी में 0 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होता है? पानी बनकर बह जाता है और सड़कें क्या हो जाती हैं? क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका सिंपल सा जवाब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो। चलो बच्चों आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, आज नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है प्यारे, ध्यान से समझेंगे इसको। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? हाँ, देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई। सबसे पहले समझेंगे हम लोग ऑस्मोसिस क्या होता है। ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले ऑस्मोसिस। लेकिन ऑस्मोसिस से पहले भी हम समझेंगे डिफ्यूजन। क्या समझेंगे? पहले हम समझेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। जब डिफ्यूजन समझ में आ जाएगा तब हम ऑस्मोसिस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो पहले हम बोलने जा रहे हैं डिफ्यूजन, उसके बाद हम समझाएंगे आपको ऑस्मोसिस। देखिए मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से निकलने वाली जो हवा है या मेरा जो मुंह से निकलने वाली साउंड एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में मेरे मुंह से निकलने वाला हवा डायरेक्ट जाके मिक्स हो जा रहा है। तो मेरे मुंह से गैस निकल रहा है और एटमॉस्फेयर के गैस के साथ जाकर मिक्स हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ डिफ्यूज़न हो रहा है। क्या हो रहा है? एक चीज़ दूसरे चीज़ में मिक्स हो जा रहा है डायरेक्टली, तो इसको हम कहेंगे डिफ्यूज़न हो जा रहा है। या मान लीजिए कभी नदी नाला का पानी आ रहा है और आ करके डायरेक्ट नदी में मिला दीजिए। नाला का गंदा पानी, उसमें बोतल है, कचरा है, जो भी चीज़ है वो डायरेक्ट आकर के अगर नदी में मिल जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कि डिफ्यूज़न हो रहा है। लेकिन अगर वही नाला का जो पानी है, उस नाला जहाँ पर आकर नदी में मिल रहा है, अगर उस नाले के सामने एक लगा दें, जाली लगा दें, एक नेट लगा दें, जिससे क्या होगा कि जो कचरा होगा, पानी का बोतल होगा, चप्पल वगैरह होगा, जो भी कोई भी चीज़ अवशेष होगा, बड़े कचरे होंगे, वो क्या होंगे? जाली उसको छान लेगा और छान करके सिर्फ पानी को नदी में जाने देगा, बाकी प्लास्टिक को, बाकी कचरों को वो छान लेगा जाली। तो हम कहेंगे कि अगर जाली से होकर के पानी जाकर के मिक्स हो रहा है तब हम उसको क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। एक तरह से समझिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बेसिक डिफरेंस यही है। यानी अगर कोई मेम्ब्रेन से होकर के गुजरता है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी डायरेक्ट बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से हवा निकल कर डायरेक्ट सराउंडिंग में जा रहा है,
तो हम कहेंगे डिफ्यूज़न हो रहा है। लेकिन अगर हम मुंह में मास्क लगा लें, क्या लगा लें, मास्क लगा लें, और मास्क लगाने के बाद बोलेंगे और तब आप सुनेंगे, तो मेरी जो आवाज़ है या मेरे मुंह से निकलने वाला जो गैस है वो कैसे बाहर निकल रहा है, मेम्ब्रेन से होकर के, मास्क के मदद से बाहर निकल रहा है, फिल्टर होकर के बाहर निकल रहा है और तब जा कर के मिक्स हो रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बेसिक सा डिफरेंस है। आप मेरे पास आए, मैं आपसे डायरेक्ट जाके गले मिल लिया, तो मैं क्या कहलाएगा, ये डिफ्यूजन। लेकिन आप जेल के अंदर हैं, या मान लीजिए हमारे और आपके बीच में एक जाली नुमा संरचना बना हुआ है, जाली लगा हुआ है, नेट लगा हुआ है, और हम हाथ डाल करके ऐसे आपसे गले मिल रहे हैं, लेकिन हमारे और आपके बीच में क्या है, एक मेम्ब्रेन से होकर के हम गुजर कर आपसे मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। सरल भाषा में, आम भाषा में अगर कहें तो इसको ऐसे ही समझना है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस यही है। डायरेक्ट मिल गया तो डिफ्यूज़न, मेम्ब्रेन से पास करने के बाद जाकर के मिक्स हुआ तो क्या कहेंगे, उसको ऑस्मोसिस कहेंगे। समझ में आया, डिफ्यूजन समझ में आ गया। अब ऑस्मोसिस क्या होता है ये समझिए। देखिए, आपको समझने के लिए आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक कंटेनर है। ध्यान समझेंगे बच्चों, डायग्राम बनाना भी ज़रूरी है। अपने जब एग्ज़ाम में आएगा तो डायग्राम भी उसको आप बनाएंगे। ये मान लेते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है और इसमें लगा हुआ है पिस्टन लगा हुआ है ये, और ये एक दूसरा कंटेनर है, ये भी दूसरा कंटेनर, और दोनों कंटेनर एक दूसरे से एक पाइप के माध्यम से क्या है, कनेक्टेड है। ये एक कंटेनर है और ये एक दूसरा कंटेनर है, और दोनों कंटेनर क्या है, एक पाइप के माध्यम से क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पर भी पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर मान लेते हैं, इसके अंदर भरा हुआ है सॉल्वेंट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, कोई सॉल्वेंट ले लेते हैं, सपोज दैट इसके अंदर एक सॉल्वेंट ले लेते हैं, इसके अंदर भरा हुआ है, ये सॉल्वेंट भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है। क्या है भरा हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। इस कंटेनर में आपने क्या रखा है, प्योर सॉल्वेंट रखे हैं, यानी सिर्फ पानी है। और इधर जो कंटेनर है आपके पास, इस कंटेनर में आपने भर रखा है सॉल्यूशन। क्या भरा हुआ है आपने, सॉल्यूशन भर के रखा है आपने, यानी इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स है। इस कंटेनर में आपने भर के रखा है सॉल्यूशन, और इन दोनों पाइप को आपने बीच से कनेक्ट कर दिया है ताकि एक चीज़ दूसरी चीज़ में जाकर फ्लो कर सके। और इसके लिए बीच में आपने लगा रखा है एक मेम्ब्रेन लगा रखा है। क्या लगा रखा है बच्चों, आपने एक मेम्ब्रेन लगा रखा है। सपोज दैट देखिए, ये एक तरह का एक जाली नुमा संरचना है, यहाँ पर आपने एक मेम्ब्रेन लगा दिया है। ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब छननी पत्र लगा हुआ है छानने के लिए, इसको हम कह रहे हैं यहाँ पर SPM। क्या कह रहे हैं इसको हम, SPM कह रहे हैं। SPM का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों है, इसका नाम है सेमी। सेमी का मतलब होता है थोड़ा, परमिएबल मतलब परमिट, और मेम्ब्रेन मतलब जाली नुमा संरचना। इससे होकर के कुछ चीज़ें ही पास कर सकेंगी, सारे चीज़ें पास नहीं करेंगे, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। अब ध्यान से समझना है कि होगा क्या। अब एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड होने की वजह से, एटमॉस्फेयर में होने की वजह से इस पिस्टन पर एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा, जो भी लग रहा होगा 1 ATM, इसको कह रहे हैं PATM, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। हवा में रखा है तो यहाँ पर भी क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों में प्रेशर क्या है, बराबर है। यहाँ पर जो आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, ये जो आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, इसमें पार्टिकल का जो साइज है वो कुछ ऐसा है, और यहाँ पर जो आपके पास है जो सॉल्यूशन आपने लिया है, यहाँ पर पार्टिकल के साइज थोड़े बड़े हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल मिलने की वजह से यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज है वो बड़ा है। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये इतने बड़े साइज को अपने से होकर के जाने नहीं देगा, लेकिन ये छोटा साइज का पार्टिकल होने की वजह से इधर का जो प्योर सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है वो इस मेम्ब्रेन से होते हुए अपने आप इधर से इधर चीज़ें फ्लो करने लगेंगी। यानी ये जो आपका जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है, इस मेम्ब्रेन से होते हुए इधर की तरफ अपने आप फ्लो करने लगेगा। प्रेशर दोनों में बराबर लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद ऑटोमेटिकली इधर का चीज़ इधर फ्लो करेगा, इधर का चीज़ इधर फ्लो नहीं करेगा। यानी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ पार्टिकल इसलिए नहीं फ्लो कर पाएगा क्योंकि यहाँ पार्टिकल का साइज बड़ा है, जबकि यहाँ पार्टिकल का साइज छोटा है, और मेम्ब्रेन का होल जो है वो इतना है कि इससे सॉल्वेंट के पार्टिकल आसानी से पास कर सकते हैं। और इस प्रकार क्या होगा, सॉल्वेंट का पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करेगा। इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है प्यारे, ऑस्मोसिस। अब डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट
सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, यहाँ तो या तो प्योर सॉल्वेंट रख सकते हैं या दोनों जगह आप सॉल्यूशन ही रख सकते हैं, लेकिन यहां पर जो आप सॉल्यूशन रखेंगे इसका कंसंट्रेशन एक में कम होगा और एक में क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ये मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा और ये क्या होगा, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ या सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए, तो इस पार्टिकल के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको नोट डाउन करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डायग्राम को भी बनाइए आप। इधर लिखेंगे प्योर सॉल्वेंट, इधर लिखेंगे सॉल्यूशन। ये जो पार्टिकल का साइज है, इधर पार्टिकल का साइज बड़ा है और ये एसपीएम का मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्वेंट का पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। इस मूवमेंट की फेनोमेना को ही क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। नोट डाउन करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं इसके बाद। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं ऑस्मोसिस तो हमें समझ में आ गया। अब हम समझेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। वैसे इसका डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है इसका डेफिनेशन है, कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ये डायग्राम नहीं भी बनाएंगे चलेगा, क्योंकि इसके पहले आपने डायग्राम यहाँ पर जो बना दिया है यही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। ये डायग्राम जो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डायग्राम आप नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ इसको लिखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो लिखेंगे अ मेम्ब्रेन विच इज अ कॉन्टिन्यूअस शीट और फिल्म, फिल्म का मतलब होता है परत, लेयर, विच कंटेन अ नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स, छोटे छोटे छिद्र को पोर्स कहा जाता है। स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर कैन पास थ्रू दीज होल्स बट द पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक सॉल्यूट इज हिंडर्ड, डिस्टर्ब्ड। बड़े पार्टिकल्स उसमें फ्लो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर मूव कर पाएंगे। ऐसे जालीनुमा संरचना को ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एसपीएम का डेफिनेशन, इसको भी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलते हैं इसके बाद आगे, और अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस तो हो गया है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ये इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस देखेंगे, ऑस्मोसिस 3 प्रकार का होता है। तो एक है आपके पास एंडो ऑस्मोसिस, दूसरा है आपके पास एक्सो ऑस्मोसिस, और तीसरा जो है उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको हम लोग आरओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, आरओ भी कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखते हैं एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, एक्सो का मतलब क्या है, एग्जिट, एक्सो ऑस्मोसिस। जैसे अगर मान लेते हैं उदाहरण के लिए मान लेते हैं आप एक कच्चा आम, तो आपने देखा ही होगा जब हम लोग कच्चा आम को अचार रखते हैं तो कच्चे आम को अचार जब बॉम में भरते हैं काट करके, तो कच्चा आम बॉम में डाले नहीं भरता है, मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है कि ढक्कन नहीं लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसमें नमक डालते हैं तो नमक डालते ही वो क्या हो जाता है कि वो आपका जो आम है वो थोड़ी देर के बाद धूप में रखने पर वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है, और वो ढक्कन जो नहीं लग रहा था पहले अब वो आराम से ढक्कन लगने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कच्चे आम को ध्यान से देखे होंगे तो जो हरा वाला छिलका होता है उसमें छोटे छोटे माइक्रोपोरस होल्स होते हैं, रंध्र होता है, और उसी रंध्र से होते हुए पानी जो उसके अंदर होता है आम के अंदर वो बाहर निकल जाता है। तो जो आम का जो छिलका है वो वहाँ पर एसपीएम का काम कर रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। तो जैसे ही आप किसी आम को आप या कोई भी दूसरे फ्रूट्स को जैसे ही आप उसमें क्या करेंगे, नमक में डालेंगे, NaCl में डालेंगे, तो डालते ही वो क्या होगा, उसके अंदर जो पानी है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाएंगे और उसमें श्रिंकेज आ जाएगा, वो सिकुड़ कर कम हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। उसी प्रकार आप अंडे में भी देख सकते हैं, अंडे को उबाल करके उसका वाइट वाला जो छिलका है, ऊपर वाला हार्ड वाला शेल है, उसको हटा दीजिए उबाल करके, और उसका जो वाइट वाला जो बचेगा बॉइल्ड एग जो है उसको उसमें क्या कीजिए, उसको भी नमक पानी के घोल में डाल दीजिए। उससे क्या होगा, अंडा का साइज जो है वो सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा।
तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उसके अंदर का जो पानी है वो बाहर सेल से, उसके मेम्ब्रेन से बाहर निकल जा रहा है, तो हम कहेंगे कि वहाँ अंदर से चीज़ें बाहर की तरफ आ रही हैं, तो उसको कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। उसी प्रकार दूसरा है एंडोऑस्मोसिस। एंडो मतलब बाहर से पानी अंदर की तरफ प्रवेश करेगा। जैसे चना को आप भिगोते हैं रात को पानी में, चावल को भिगोते हैं आप, या आप आमंड्स को भिगोते हैं आप, या किसी दाल को भिगोते हैं पानी में, तो आप क्या देखते हैं कि सुबह जब उठकर देखते हैं तो स्वेल कर चुका होता है, उसके अंदर पानी भर जाता है, और जिस कारण से वो क्या होता है, फूल जाता है। तो बाहर का पानी जो है वो अंदर, देखो चना का जो छिलका है वो एक मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। जब बाहर का पानी अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है मेम्ब्रेन से होते हुए, तो उस तरह के ऑस्मोसिस को एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस। अगर अंदर की तरफ प्रवेश करेगा तो एंडोऑस्मोसिस कहेंगे, बाहर की तरफ प्रवेश करेगा तो क्या कहेंगे, एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। तो पहले एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ सिर्फ एक नहीं, आप यहाँ पर कह सकते हैं रॉ मैंगोज भी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। कच्चे आम जो है इसको भी एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। रॉ मैंगोज या फिर एग placed in conch in a solution will shrink due to exoosmosis, due to shrink। उसी प्रकार आप रॉ मैंगोज या ग्रेप्स कह सकते हैं। ग्रेप्स, अंगूर को भी अगर आप पानी में डालिएगा, नमक पानी में डाल देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो उसका जो रस होगा वो निकल करके सिकुड़ जाएगा और वो अंगूर जो है वो किशमिश बन जाएगा। तो जब अंदर से चीज़ें बाहर की तरफ निकलेंगी तो उसको कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। तो रॉ मैंगोज या ग्रेप्स या एग, ये तीन चीज़ है। रॉ मैंगोज या ग्रेप्स या एग जब उसको कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक्सोऑस्मोसिस की वजह से वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। दूसरा है एंडोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं ग्राम, ग्राम मतलब होता है चना, या आप लिख सकते हैं आमंड, या फिर आप ले सकते हैं पल्सेस, या आप लिख सकते हैं राइस। ये सब जो चीज़ें हैं जब इसको आप पानी में डालेंगे तो पानी में डालने की वजह से वो क्या होगा, उसके अंदर पानी प्रवेश कर जाएगा और जिस कारण से वो क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। तो एग्जाम्पल में इसको भी ऐड कर लीजिएगा, चना आमंड समझने के लिए बेहतर होगा। इसके बाद तीसरा जो है रिवर्स ऑस्मोसिस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको समझने के लिए पहले आपको हम पीछे के डायग्राम में ले चलते हैं और आपको समझाते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ध्यान समझेंगे, इसको नोट डाउन कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस तो समझा चुके हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस समझाने जा रहे हैं, एग्जाम में वो आएगा, डिटेल में उसको लिख करके आना है। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, इसके लिए हम थोड़ा आपको पीछे डायग्राम की तरफ लेके जा रहे हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए ये आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास प्योर सॉल्वेंट था और प्योर सॉल्वेंट का पार्टिकल मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्यूशन की साइड क्या हो रहा था, मूव कर रहा था। तो जैसे ही ये मूव कर रहा है तो इसको हमने क्या कहा, क्या नाम दिया बच्चों, ऑस्मोसिस नाम दिया। क्या नाम दिया, ऑस्मोसिस नाम दिया। अब हम चाहते हैं कि पानी का ये जो बहाव है, ये जो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्यूशन के साइड, हम चाहते हैं हम इस बहाव को रोकें, प्रिवेंट करें, यानी ऑस्मोसिस को हम रोकना चाहते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इधर सॉल्यूशन का जो साइड है इस साइड हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे। इस साइड हम क्या करेंगे, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ भी लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ भी लग रहा है, लेकिन इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर हम लगाएंगे जिसको हम कहते हैं पाई से डिनोट कर रहे हैं। इससे डिनोट कर रहे हैं बच्चों, पाई से। पाई को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन के साइड जो आपने एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट किया है, इस एक्स्ट्रा प्रेशर, इस एडिशनल प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और यही ऑस्मोटिक प्रेशर आपका एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नहीं समझे, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है आपका मेम्ब्रेन से होते हुए, अगर आप इधर ही और प्रेशर एक्सर्ट कर देंगे, इसके पिस्टन पर और प्रेशर एक्सर्ट कर देंगे तो जिससे इसका मूवमेंट तो तेज हो जाएगा ना बच्चों। हम चाहते हैं कि इसका जो मूवमेंट इधर से इधर की तरफ है वो मूवमेंट रुक जाए। इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ पर आकर के बिल्कुल इसको टाइट कर दें और इसके मूवमेंट को क्या कर दें, प्रिवेंट कर दें। तो इसके लिए सॉल्यूशन के साइड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड का, ध्यान देंगे, सॉल्यूशन के साइड एक्स्ट्रा प्रेशर जो एडिशनल प्रेशर लगाते हैं इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यानी हमसे कोई पूछे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डिफाइन कीजिए, तो हम बोलेंगे द एक्सेस प्रेशर, द एक्स्ट्रा प्रेशर विच इज अप्लाइड
the excess pressure which is applied on the solution side to prevent the phenomena of osmosis is called osmotic pressure, है ना। इसको लिख करके आएंगे और इसको पाई से डिनोट कर देंगे। तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर मान लीजिए इधर से जो चीज़ें इधर जा रहा था, आपने इधर प्रेशर लगा दिया, प्रेशर लगाने से ये पार्टिकल टाइट हो गया यहाँ पर और इधर का चीज़ों को ब्लॉक कर दिया जाने से, तो ये तो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर मान लीजिए कि उस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर आप एक्सर्ट कर दिए, अब जब इससे भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिए, प्लस सपोज दैट आपने इससे भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिए, पाई से एक्स्ट्रा प्रेशर और लगा दिए, अब क्या होगा, जो इधर का जो पार्टिकल होगा, जो सॉल्यूशन का पार्टिकल होगा, इसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट भी मौजूद है और सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिलने की वजह से ना सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया है। अब अगर मान लीजिए आप एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इधर, तो क्या होगा, यहां पर जो फोर्स लगने की वजह से ये मेम्ब्रेन क्या करेगा, फोर्स लगने की वजह से जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे वो यहीं पर किनारे रह जाएंगे और जो सॉल्वेंट का पार्टिकल होगा इस मेम्ब्रेन से होते हुए आपका सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर सॉल्यूशन के साइड एक्सर्ट करते हैं, तो जिससे क्या होता है, मेम्ब्रेन से फोर्स लगने की वजह से और इधर से फोर्स लगने की वजह से सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज छोटा होने की वजह से सिर्फ सॉल्वेंट का पार्टिकल ही मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्यूशन के साइड से, ध्यान देने की जरूरत है, सॉल्यूशन के साइड से सिर्फ सॉल्वेंट का जो पार्टिकल है वो सॉल्यूशन की तरफ आना शुरू कर देता है और सॉल्यूट का पार्टिकल यहीं पर स्टक करके रह जाता है। तो सॉल्यूशन के साइड से सॉल्वेंट का पार्टिकल सॉल्वेंट के साइड मूव करता है, तो इस फेनोमेना को ही हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। देखिए नाम में अर्थ छुपा हुआ है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जनरली कैसे होता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से ऑस्मोसिस का डायरेक्शन चेंज हो गया, उल्टा हो गया। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस और इसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों, RO कहते हैं। हम सभी के घरों में लगा होता है RO, आपने सुना होगा RO होता है, ऐसे ही काम करता है। यहाँ पर या मान लीजिए आप समुद्र का खारा पानी यहाँ पर रख दिए, अब समुद्र के खारा पानी में यहाँ पर क्या है, सलाइन वाटर है, यानी सॉल्ट एडेड है इसमें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम समुद्र का खारा पानी को ले लें और ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते रहें और यहाँ पर मेम्ब्रेन लगा दें, तो ये क्या होगा, ये मेम्ब्रेन की वजह से जो समुद्र के खारा पानी में जो नमक होगा वो छन छन कर इधर ही रहता जाएगा और इधर सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर जाएगा, जिसको हम पीने के काम में या बाकी दूसरे काम में सदुपयोग में ला सकते हैं। और इस प्रकार हम समुद्र के खारा पानी को पीने के योग्य बना सकते हैं और इस प्रकार हम अपने आने वाली पीढ़ियों को वाटर क्राइसिस से हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं। वैसे तो अर्थ में पानी की कमी नहीं है, 75% वाटर है, लेकिन कैसे हम इस पानी को पीने योग्य बनाएं, तो उसका जवाब यहाँ पे दिया जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस हम समुद्र के खारा पानी को पीने योग्य, बाकी दूसरे कामों में इस्तेमाल करने के योग्य बना सकते हैं, यानी पानी की दिक्कत भविष्य में नहीं होगी। तो सर लोग इतना वाटर बचाओ अभियान क्यों चलाता है, इसका जवाब यह है क्योंकि इसको इसमें कन्वर्ट करने में खर्च भी तो आएगा ना बालक, लागत भी तो आएगा ना। जब आपको जो चीज़ फ्री में अभी मिल रहा है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इसमें पैसा लगाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है पानी की कीमत बढ़ जाएगी। तो जब पानी की कीमत बढ़ेगी तो उसका असर सभी आम जनों पर पड़ेगा। जो फ्री में मिल रहा है उसको बचा नहीं रहे हैं और फिर बाद में पैसा लगा के खरीदेंगे आप, तो बेवकूफ़ी है ये। तो इसीलिए कहा जाता है पानी बचाव वाला जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर सॉल्यूशन के साइड लगाकर। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो जब आप रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिख के एग्जाम में आएंगे, देखो जरा पढ़ो डेफिनेशन क्या लिखा है। इफ अ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, the solvent will flow from the solution into the pure solvent through the SPM is called reverse osmosis। और उसके बाद यहाँ पर आपको डायग्राम भी बनाना ज़रूरी है, ये नहीं कि खाली डेफिनेशन लिख कर आ गए और बोले एग्ज़ाम तो मेरा बहुत अच्छा गया है सर। तो रिवर्स ऑस्मोसिस लिखने के बाद आप इसके नीचे ये डायग्राम को फिर से बनाएंगे, यानी अगर आपके एग्ज़ाम में ऑस्मोसिस पूछता है तब भी आप यही डायग्राम बनाएंगे, अगर आपको रिवर्स ऑस्मोसिस पूछता है तब भी आप यही डायग्राम बना करके आएंगे और दिखाएंगे कि ऑस्मोसिस के उल्टा को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी ये डायग्राम आपको एग्जाम में बना कर ही आना है,
चाहे ऑस्मोसिस पूछे चाहे रिवर्स ऑस्मोसिस पूछे। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं और आपको समझाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड बात, न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। भाई हमको तो ये समझ में आ गया कि ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। चलते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद और कुछ है क्या हमारे पास पढ़ने के लिए। देखते हैं बच्चों क्या है इसके बाद। चलिए, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई में तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहेगा, पर ये स्टेट बोर्ड का ही क्वेश्चन हो सकता है कि भाई साहब बताइए कि रिवर्स ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। तो भाई साहब मैंने पहले ही आपको ये बता रखा था क्या डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप अगर लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए। मैंने सरल भाषा में समझाया था कि अगर मैं अभी मुंह से बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से निकलने वाली हवा वायुमंडल में जाकर फैल जा रहा है, डायरेक्टली मिक्स हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि डिफ्यूजन हो रहा है। लेकिन अगर मैं अपने मुंह में मास्क लगा लूं और तब मैं बोलूंगा और तब मेरी आवाज़ या मेरा मुंह से निकलने वाला गैस एटमॉस्फेयर में एम्बियंट में जाकर मास्क के बाद पास करते हुए तब एम्बियंट में जाए, यानी कि फिल्टर होकर के जाए और तब मिक्स हो, उसको हमने क्या नाम दिया, ऑस्मोसिस नाम दिए। तो अगर मेम्ब्रेन से होकर के पास हो रहा है तो वैसे डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। वीडियो को पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, ये आपने कवर कर लिया हुआ है, मैंने पहले भी समझा रखा है। नाउ कम टू द पॉइंट, आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या है। यस, नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर, चलते हैं देखते हैं क्या कहता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं और हमने बताया कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन के साइड जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप एक्सर्ट करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। जरा पढ़िए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। इट इज़ द एक्सेस प्रेशर, वो अत्यधिक प्रेशर। एक्सेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर से मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो इट इज़ द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन in order to prevent the flow of solvent into the solution through the membrane। अब देखिए एक बात समझिए, जरा इस सॉल्यूशन को देखेंगे और फील करेंगे। जरा इस डायग्राम को देखिए और फील कीजिए। अब आप बात बताइए, यहां पर हमको कितना ज्यादा पाई लगाना पड़ेगा और इस बहाव को रोकने के लिए, ये बहाव को रोकने के लिए हमें इसमें कितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ये किन बातों पर निर्भर करेगा। यानी हमको इस सॉल्यूशन को दबाना है, तो दबाना है तो कितना ताकत लगाना पड़ेगा, ये किस बात पे निर्भर करेगा। हम कह सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा है उस पे निर्भर करेगा। जैसे आप समझिए ना कि गैस को कंप्रेस करना है और लिक्विड को कंप्रेस करना है, तो किसको कंप्रेस करना आसान है, तो आपका जवाब होगा गैस को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि गैसेज आर कंप्रेसिबल इन नेचर। लिक्विड थोड़े लेस कंप्रेसिबल होंगे क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होगा। सॉलिड को और कम कंप्रेस करेंगे क्योंकि वो रिजिड होगा, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होगा। तो वही चीज़ तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए हैं। इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस कम है, यानी इसको कंप्रेस करना डिफिकल्ट होता जाएगा। यानी हम कहेंगे कि हम कितना ज़्यादा प्रेशर इस पर एक्सर्ट करें, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपका ये जो सॉल्यूशन है ये कितना ज़्यादा गाढ़ा है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, और वैसा सॉल्यूशन या वैसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर निर्भर करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर निर्भर करता है, वैसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये जो पाई है, ये दो चीज़ों पर निर्भर करेगा। पहला कि भाई इसका कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है, किस पे निर्भर करेगा कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है उस पे निर्भर करेगा। और दूसरा किस पे निर्भर करेगा, तो दूसरा जो टर्म होगा वो होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका कितना ज़्यादा है उस पे निर्भर करेगा। जैसे कहने का मतलब, अगर हम आपको पूछे बाबू कि गर्म गैस को कंप्रेस करना आसान है या ठंडे गैस को कंप्रेस करना आसान है,
आप अपने विवेक के आधार पर जब आप मन में सोचिए कि गर्म गैस को कंट्रोल करना आसान है, दबाना आसान है, या ठंडे गैस को कंप्रेस करना, कंट्रोल करना आसान है, तो आप कहेंगे सर ठंडे गैस को कंट्रोल करना आसान है, क्योंकि जब गैस गर्म होगा सर तो क्या होगा कि उसके पार्टिकल्स जो होंगे उनके पास एंट्रोपी ज़्यादा होगा, उसके पास डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगा, उनके पास रैंडमनेस ज़्यादा होगा, उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जब उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको भी ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्म होगा ये, तो इसको कंप्रेस करना भी डिफ़िकल्ट होगा। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली कंसंट्रेशन पे निर्भर कर रहा है और साथ ही साथ इस सॉल्यूशन के टेम्परेचर पर भी निर्भर कर रहा है। तो ये बात अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे, देखिए क्या पाएंगे कि आप अकॉर्डिंग टू बॉयल्स वांट हॉफ लॉ आपने क्या देखा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर आप लगा रहे हैं सॉल्यूशन पर वो किस पे निर्भर करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर निर्भर करेगा। यहाँ पर सी का मतलब कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन यहाँ पर मोलैरिटी लेना है, मोलैलिटी नहीं लेना है। क्या लेना है, मोलैरिटी लेना है। ध्यान रखना, समझ में आ गया है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये सॉल्यूशन के मोलैरिटी पर निर्भर करेगा। और गे-लुसेक और वांट हॉफ दोनों ने मिलकर एक दूसरा लॉ दिया और क्या कहा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन है। क्या है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन है। अगर आपने थोड़ा बहुत स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th में पढ़ा होगा तो आपको याद होना चाहिए कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी गे-लुसेक का लॉ आपने पढ़ा होगा। तो गे-लुसेक्स लॉ में क्या बताया गया है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा तो बॉयल्स लॉ आपको बताया है कि प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स का रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स का। अब बताइए, आप ये भी जानते होंगे कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को मोलैरिटी कहते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाए तो इसको कह सकते हैं 1/v, यानी हम इसको कह सकते हैं 1/v को हम कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर क्या आया है, बॉयल्स वांट हॉफ लॉ। कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस रटिए मत। बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर और मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है n/v, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर 1 मोल रख दिया जाए तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v। और इसीलिए यहां पर हमने जो पाई इक्वल टू सी लिया है और सी को हम यहां मोलैरिटी बोल रहे हैं, मोलैलिटी नहीं बोल रहे हैं। किसी बच्चा के मन में आएगा कि सर आप तो सर वहाँ बोले थे कि मोलैलिटी लेते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम में मोलैलिटी लेते हैं सर आप। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपने मोलैलिटी कंसंट्रेशन लिया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आपने मोलैलिटी लिया था। सर यहाँ पर आप मोलैलिटी क्यों ले रहे हैं सर? तो उसका जवाब मैंने दिया क्योंकि बॉयल्स लॉ और वांट हॉफ ने मिलकर के एक एक्सप्रेशन दिया और बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा संबंध है, इन्वर्स का संबंध है। तो n का वैल्यू 1 कर दिए तो मोलैरिटी 1/v आ गया और इसीलिए हम यहाँ पर कंसंट्रेशन को मोलैरिटी के टर्म्स में ले रहे हैं। अगर टेम्परेचर के बात में तो हमने क्या देखा कि गे-लुसेक प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देता है और इसीलिए क्या आ गया, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यानी पहला इक्वेशन से क्या आया, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ये इक्वेशन 1 हो गया और यहां से क्या आ गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी। अब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके जब इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और यहाँ पर जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है, गैस कांस्टेंट है। आर जो आप ले रहे हैं वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम क्या कह रहे हैं, गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या लेनी है, 0.0831 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अगर एटीएम में ले रहे हैं तब, अगर बार में ले रहे हैं तो वैल्यू लेंगे 0.0821। अगर एटीएम में ले रहे हैं तो 0.0821 लेंगे बाबू, क्या लेंगे, 0.0821। और अगर बार में ले रहे हैं तो वैल्यू लेंगे 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ध्यान रखने की जरूरत है, आर का वैल्यू क्या लेना है, आर एक गैस कांस्टेंट है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या लेंगे, 0.0821 या फिर 0.0831।
एटीएम में लेंगे तब ये, बार में लेंगे तब ये। सर आर का वैल्यू जो 8.314 हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े थे, सो सर जूल पर केल्विन पर मोल, ये भी तो आर का वैल्यू पढ़ाया गया था सर। गैस कांस्टेंट ये तब लगाते हैं जब प्रेशर यूज नहीं कर रहे हो, और जब प्रेशर यूज करते हैं तो प्रेशर यूज करते समय आप 0.0821 या 0.0831 लेना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप लेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं भी होगा और अगर प्रेशर एटीएम में दिया है तो आप आर का वैल्यू एटीएम वाला लीजिएगा। अगर आपको प्रेशर बार में दिया है तो आप आर का वैल्यू बार वाला लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाई इज इक्वल टू CRT, इसी से हम लोग सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। यहां पर पाई इक्वल टू N बाई भी कहां से आ गया सर? तो भाई मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसीलिए आ गया N बाई भी। तो कहां से आया? C इज इक्वल टू N बाई भी, तो पाई इक्वल टू N बाई भी RT भी एक इक्वेशन हो सकता है। नोट डाउन करिए, इसके बाद आगे चलते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, नोट डाउन करेंगे। पाई इज इक्वल टू CRT आपका रिजल्ट जो है फाइनल इंपॉर्टेंट है, ये यहां से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉपी करें प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो रहा हूं, कॉपी करें इसको। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं, देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, यहीं से लेते हैं। चलिए, ये जैक बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, ये स्टेट बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए जैक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कहता है, देखो कितना सिंपल सा सवाल दिया है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड पाई। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? पाई गिवन है, पाई निकालना है, तो पाई निकालना है, इट मीन्स क्वेश्चन मार्क। एट 273 केल्विन टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी लिखेंगे 273 केल्विन टेम्परेचर गिवन है। 5% यूरिया सॉल्यूशन है, क्या दिया हुआ है? 5% यूरिया सॉल्यूशन। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? यूरिया और वाटर को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है। यूरिया और वाटर को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, जहां पर यूरिया आपका क्या रहा होगा? सॉल्यूट, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन हमेशा कितना बनता है? 100%। उसमें यूरिया कितना दिया है? 5%। 5% W/V ले लेते हैं इसको, क्या ले लेते हैं? W/V ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन कितना दिया है? 100 ml, और यूरिया कितना दिया है आपको? 5 ग्राम। इट मीन्स व्हाट? यू हैव टू गिवन WB मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 5 ग्राम, मोलर मास ऑफ यूरिया भी देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, WB MB दे दिया है, VML भी दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है 100 ml। और क्या लेने बोला है? R का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, R गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू दिया है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू आपको लेने बोल रहा है, और टेम्परेचर तो दिया ही हुआ है। अब देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है बालक? आपके पास फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT, और C यहाँ पर क्या है? मोलैरिटी। और मोलैरिटी निकालने के लिए क्या बताए हैं आपको? वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला, डायरेक्ट लगाइए, इससे आपको क्या निकल जाएगा? मोलैरिटी। उसके बाद क्या लगाइए? गैस कांस्टेंट। उसके बाद क्या लगाइए? टेम्परेचर। देखो WB गिवन है कि नहीं गिवन है? WB दिया है 5, पुट करो। मोलर मास कितना है? 60, पुट कीजिए, इंटू 1000 बाई डिवाइडेड बाई 100 इंटू गैस कांस्टेंट कितना? 0.0821, और वैल्यू कितना दिया है? टेम्परेचर 273। नहीं दिख रहा है? देखिए कितना दिया है आपको वैल्यू, कितना दिया है? 273 दिया हुआ है। अब सारा का वैल्यू पुट कर सॉल्व कीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। और इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है, पर कोई बात नहीं, इसको आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं करूं? देखिए 5 का टेबल कितना टाइम? 12 टाइम्स पढ़ेंगे, 60 चला जाएगा, 20 कैंसिल हुआ, 10 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास बचेगा 0.821, यानी आपके पास फाइनल क्या आया है? आपके पास आया है 0.821। भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं बाबू, ये 10 बचा था ना, उससे इंटू क्या करेंगे? 273 डिवाइडेड बाई क्या लेंगे इसको? 12। और कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा, बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा जो भी वैल्यू आएगा। क्या निकालने बोला था आपको? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने बोला है,
तो जो भी आएगा वो एटीएम में आएगा। क्या चीज़ में आएगा? एटीएम में। क्यों सर? क्योंकि आपने जो आर का वैल्यू लिया है वो एटीएम के टर्म्स में लिया है, इसीलिए आपका जो पाई का वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? एटीएम में आएगा। सब कुछ गिवन है, आपके पास फॉर्मूला है, सारा वैल्यू पुट करके आपको पाई का वैल्यू फाइंड करना था और यहाँ से यू हैव टू फाइंड एटीएम। हो जाएगा? चलिए कॉपी करिए, बना के बताइए, कमेंट कीजिए आंसर। ठीक है, कमेंट में बताएंगे बाबू इसका आंसर क्या आया है। ठीक है बच्चों, आप सिर्फ लिख देंगे ऑस्मोटिक 1 लिखेंगे और आंसर लिखेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्वेश्चन बना लिया। चलते हैं आगे। इसके बाद बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सवाल को बनाइए आप लोग, 2 मिनट है आपके पास, ट्राई कीजिए तो देखिए, तो क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या क्या गिवन है। देखो तो बाबू लोग कर पाओगे प्यारे? सवाल को पढ़िए और क्या क्या गिवन है निकालिए, बताइए। ये क्वेश्चन जो है ये WBJE में आया हुआ क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल JEE का क्वेश्चन है, वहां से मैंने इसको उठाया है। देखिए एक बार बनता है कि नहीं बनता है, आपसे ट्राई कीजिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या क्या दिया है, नहीं बनता है तो फिर हम बताते हैं। ठीक है, ट्राई करो। वीडियो को पॉज करिए, ट्राई कीजिए, बैठे मत रहिए, कागज कलम तो लेके बैठो बाबू। सिर्फ ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं कहानी। अरे क्वेश्चन कागज कलम नोट्स लेके बैठना चाहिए, ऐसे खाली सुनते रहने से काम थोड़े चलेगा बाबू, थोड़े सीख पाएंगे प्यारे। लिखना चाहिए, सुनना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए, तब सीखेंगे ना। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, मैंने क्या कहा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1 ml, यानी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 200 ml दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 200 ml दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको? प्रोटीन कंटेन्स इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन, मास ऑफ प्रोटीन दिया हुआ है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है। कितना दिया है? 1.26 ग्राम दिया हुआ है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दिया हुआ है, पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2.57 इंटू 10⁻³ बार में दिया है। ओके, बार में दिया है। और क्या दिया है आपको? टेम्परेचर दिया हुआ है बालक, कितना दिया हुआ है प्यारे? 300 K केल्विन दिया हुआ है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, MB निकालने बोला है। कोई बात नहीं, सब कुछ तो गिवन है। आर का वैल्यू नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आर का यहाँ प्रेशर बार में दिया है तो आर का वैल्यू सर क्या बोले? 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ये यूज करना है। आर का वैल्यू यही नहीं बताया गया अभी आपको? आर का वैल्यू क्या बताया गया? आर का वैल्यू क्या लेना है? अगर बार में रहेगा तो 31 लेना है। चलिए अब सबका वैल्यू मिल गया, आपके पास फॉर्मूला है, क्या है? पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होता है? WB/MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई VML इंटू गैस कॉन्स्टेंट इंटू टेम्परेचर इन केल्विन। चलिए सारा वैल्यू पुट कीजिए तो बच्चों। WB क्या है? देखो बालक, WB आपके पास है 1.26, MB नहीं पता है, वही तो फाइंड करना है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई VML कितना है? तो VML है 200 इंटू R का वैल्यू कितना है? R का वैल्यू पुट करेंगे 0.0831 इंटू टेम्परेचर कितना है? 300। इन सब का वैल्यू पुट करेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो यह वहां पाई हो गया। अब बताइए MB यहां चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? अरे MB डिवाइड में था, इधर आकर कहां चला जाएगा? LHS में गया तो इनटू में चला जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा? 1.26 डिवाइडेड बाई, ध्यान समझेंगे, 2.57 इंटू 10⁻³ ठीक है, इंटू क्या है आपके पास? 1000। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा, 0.0831 इंटू क्या है? 300 इंटू क्या है? 200। इस सब का वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिएगा तो मोलर मास जो आपका है वो निकल कर इस प्रोटीन का आएगा 61,100 ग्राम के आसपास आना चाहिए। आपका मोलर मास इसका आएगा 61,000 ग्राम पर मोल, यानी मोलर मास ऑफ प्रोटीन अगर आपका इतना आ रहा है। और सॉरी, ये NCERT का एग्जाम्पल भी है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो NCERT का एग्जाम्पल भी है, NCERT का एग्जाम्पल है, इसलिए इसका जो वैल्यू है बुक में भी आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू 61,100 ग्राम पर मोल इस प्रोटीन का आपका
मोलर मास निकल करके आ रहा है। अगर इतना नहीं आ रहा है मतलब आपका कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी है, आपका वैल्यू इतना आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब आगे चलते हैं इसके बाद और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है हमारा, देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कुछ चीजें कॉमन सेंस से बनती हैं, हर सवाल एक तरह का नहीं रहेगा, पैटर्न अलग भी हो सकता है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन ध्यान समझने की जरूरत है और ये क्वेश्चन सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml, यानी दो सॉल्यूशन को मिला करके एक नया सॉल्यूशन बनाया गया। ध्यान से देखने की जरूरत है, दो सॉल्यूशन को मिलाकर एक नया सॉल्यूशन बनाया गया है। तो जो नया सॉल्यूशन बना है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जिसको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस होगा, जो थ्योरी समझा होगा, वही सवाल को बना पाएगा। भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, आप बताइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी को कहते हैं भाई साहब, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, अगर आपने थ्योरी को ध्यान से पढ़ा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली किस पे निर्भर करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे निर्भर करता है। इस पे निर्भर करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, उस पे निर्भर करता है और नेचर पे निर्भर नहीं करता है। एंड नॉट डिपेंड्स ऑन, ये ध्यान देने की जरूरत है। ग्लूकोज को मिलाएं, यूरिया को मिलाएं, सल्फर मिलाएं, फास्फोरस मिलाएं, क्या फर्क पड़ता है यार, डजेंट मैटर कि नमक मिला रहे हैं कि चीनी मिला रहे हैं, कितना मात्रा में मिला रहे हैं, इस पे निर्भर करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नमक मिला रहे हैं कि चीनी मिला रहे हैं उससे उसको मतलब नहीं है। तो यहां पर यूरिया मिला रहे हैं और यहां पर चीनी मिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको सिर्फ ये देखना है कि जो दो सॉल्यूशन आप मिलाए हैं उसमें टोटल पार्टिकल की संख्या कितना है। यानी कहने का मतलब सॉल्यूशन जो बना है दो चीज को मिलाकर बना है, तो आपको ये देखना चाहिए कि दोनों सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है। तुम ये देखो, क्या देखना है कि कोई क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 1.5% यूरिया है, मतलब 1.5 ग्राम यूरिया है और यूरिया का मोलर मास कितना है, 60 है। अरे बाबा यूरिया 1.5% है, मतलब यूरिया का मास कितना है, 1.5 और यूरिया का मोलर मास कितना, 60। मास बाई मोलर मास क्या देता है, नंबर ऑफ मोल्स। यानी यहां से हमने क्या निकाल लिया, पहला नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। हाँ, और यहां पर दूसरा क्या दिया है, 3.42 सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। अब दूसरा के लिए केन शुगर में सॉल्यूट, वहां पर दूसरा सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है, केन शुगर, उसका मास कितना दिया है, 3.42। और केन शुगर मतलब क्या होता है, C12H22O11, इसका मोलर मास भी दिया हुआ है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.025 आएगा, क्या 15 चौका 60 लग तो रहा है, और इसका वैल्यू आएगा 0.01, यही कुछ आएगा क्या। अब इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.035। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गया, क्या निकल कर आ गया, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल करके आ गया। 0.025 में 0.01 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, ठीक है, 0.35 मोल्स निकल के आ गया। अब उसके बाद क्या देखना है, टोटल वॉल्यूम देखना है। क्या देखना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन देखना था, है ना। रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो दोनों को मिलाकर जो नया सॉल्यूशन बनाए हैं उसमें कितना मोल था। उसी प्रकार टोटल वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन देखना है। क्या देखना है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, यानी दोनों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है। तो पहला वाला सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है, पहला सॉल्यूशन है 100 ml, ये भी कितना है 100 ml, और ये कितना है 100 ml, यानी कितना हो गया 100 ml प्लस 100 ml, यानी कितना हो गया 200 ml। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 200 ml। इसको लीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे ना बच्चों, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 अंक बाद, यानी 0.2 लीटर। क्या हो जाएगा 0.2 लीटर। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको लगाना है सिंपल पाई इज इक्वल टू CRT, और C इक्वल टू क्या होता है N इंटू V इंटू R इंटू T। नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल के आया है 0.035 और वॉल्यूम कितना निकल के आया है 0.2।
और आर जो है वो कैसे लेंगे, आर का वैल्यू क्वेश्चन ने बोला है कि 0.0821 लेने के लिए, क्या लेने बोला है 0.0821, और साथ में टेम्परेचर टी का वैल्यू कितना लेने बोला है 20 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या हुआ 273 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा, अरे बाबा कैल्विन में कभी भी सेल्सियस को कैल्विन में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 273 ऐड किया जाता है, तो ऐड करो 273 और 20 कितना हो जाएगा 283 और 10 293 हो जाएगा। इसको 293 से इंटू कर दीजिए और जो भी वैल्यू होगा वो आंसर हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा, थोड़ा इसको स्लाइड करते हैं। देखो यहां पे मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या कह रहा हूं, ये आप इसको मत समझना कि डिनोमिनेटर में है, ये इंटू में है। इंटू यहां पर 293 यहां पे करना है दोस्त, 293 यहां पे लेना है, समझ रहे हैं। हाँ अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी सॉल्व करने पर वैल्यू आएगा ये आपका क्या हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। क्या चीज में आएगा, तो आपने आर एटीएम में लिया है इसलिए वैल्यू क्या चीज में आ जाएगा एटीएम में आ जाएगा, और जो भी आपका वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख करके आंसर कमेंट करेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि क्या है। इसको अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ध्यान समझना है। ये समझने की जरूरत है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के या सॉल्यूट के नेचर पे निर्भर ना करते हुए सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर निर्भर करता है। तो एक सॉल्यूशन में देखेंगे कि यूरिया का पार्टिकल कितना है और दूसरा सॉल्यूशन में देखें कि केन शुगर का पार्टिकल कितना है, तो दोनों के पार्टिकल को जोड़ दिए तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, दोनों के वॉल्यूम को जोड़ दिए तो टोटल वॉल्यूम निकल गया। और पाई इक्वल टू क्या होता है CRT। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ले रहे हैं, इसीलिए रिजल्टेंट मतलब दोनों का मिक्सचर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लेंगे, तो दोनों का सम ले लेंगे। वॉल्यूम क्या लेंगे, तो दोनों का वॉल्यूम ले लेंगे। लीटर में डायरेक्ट ले लिए हैं, यहाँ वर्किंग मशीन 1000 में देगी विमला नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं N/V। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोनों को डिवाइड करके और सॉल्व कर दिए, ATM वैल्यू आ गया। नोट डाउन करिए, इसका कमेंट करिएगा बाबू क्वेश्चन 3 लिख करके, ठीक है प्यारे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं इसके बाद, और एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सवाल जरा पढ़िए, क्वेश्चन में क्या गिवन है जरा देखते हैं इसके बारे में। देखो जरा सवाल को पढ़ो और क्वेश्चन को देखो क्या गिवन है। ये CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना भी चाहिए, सिंपल होता है, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं पड़ता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 300 केल्विन पर, 300 मतलब समझ रहे हैं लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर का बात हो रहा है, 36 ग्राम ग्लूकोज है जिसका मोलर मास 180 है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया है। एक सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है और कंसंट्रेशन भी दिया है। एक दूसरा सॉल्यूशन है वो भी ग्लूकोज का ही सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन भी ग्लूकोज का था, दूसरा सॉल्यूशन भी ग्लूकोज का ही है और इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर दिया यानी पाई 1 दिया है और पाई 2 दिया है। क्या दिया है आपको, देखो पाई 1 दिया हुआ है और आपको पाई 2 दिया हुआ है। जरा बताओ पहला सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है 4.98 बार दिया है और दूसरा सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है 1.52 बार दिया है। पहला सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना दिया है C1 कितना दिया है, पहला सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को C1 कह रहे हैं। C1 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लो ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 1 लीटर बोल ही रहा है, क्या बोल रहा है 1 लीटर बोल रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, मास बाई मोलर मास, तो 36/180 कर देंगे। ये पहला यानी 36 18 दूना 36 18 दहाँ 180 यानी ये क्या हो गया 0.2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है यानी 0.2 मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या हो गया C1 निकल गया और पूछता है कि दूसरा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन रहे और ये डाटा दिया रहे तो आपको लगाना चाहिए पाई 1 बाई पाई 2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ये कहाँ से आया सर, अरे अभी तो आप तो जानते ही हैं ना बाबू, पाई इक्वल टू CRT होता है। पाई इक्वल टू क्या होता है CRT होता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट का रिलेशन है। तो अगर यहाँ पाई 1 लिए हैं तो यहाँ भी क्या लेंगे C1, यहाँ पाई 2 लिए हैं तो यहाँ भी क्या लेंगे C2। तो बताइए पाई 1 का वैल्यू कितना है 4.98, पाई 2 का वैल्यू कितना है 1.52, C1 का वैल्यू कितना है 0.2, C2 का वैल्यू कितना है नहीं पता, निकालना है।
अब इसको सॉल्व कर देना है यार, एक इक्वेशन एक अननोन, C2 जो यहाँ पर डिवाइड में इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, बाकी चीजें कहाँ चली जाएंगी 0.2 इंटू क्या हो जाएगा 1.52 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4.98। इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी होगा आंसर हो जाएगा मोलैरिटी में। समझ में आया क्या? तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर कमेंट करेंगे, मोल पर लीटर के टर्म्स में आंसर करेंगे बच्चों। पाई 1 दिया था, पाई 2 दिया था, C1 दिया था, C2 निकालना था। तो जब ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो पाई 1 बाई पाई 2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 लगाना चाहिए और पाई 1 पाई 2 C1 का वैल्यू पुट करके C2 निकाल लेना चाहिए। इस तरह के सवाल को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका या वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए, इसका आंसर कमेंट करते जाएंगे, साथ साथ बनाते जाएंगे। ये नहीं कि बॉक्स आप भी बना दिए छोड़ दिए स्पेस। लास्ट क्वेश्चन है ये इस टॉपिक का, देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। जेनेटिक आप तो जानते ही होंगे, जेने फ्रेगमेंट का मतलब है ये जेनेटिक है। जेनेटिक जो हमारे डीएनए में सीक्वेंस जो बनाता है वो इसी मटेरियल से बनता है। जो डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, कहा जाता है ना कि डीएनए का ये किया गया है, जैसे उसको कॉपी करके दूसरा चीज बनाते हैं ना, तो उसके लिए जो मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं वो यही रहता है, जेने फ्रेगमेंट कहते हैं इसको। और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई का ही है, प्रीवियस ईयर है। अगर आप सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक सॉल्यूशन है जो डिसॉल्व किया गया है 8.95 मिलीग्राम है, यानी आपको सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, WB दिया हुआ है क्वेश्चन में, और 8.95 मिलीग्राम बोला है। मिलीग्राम का मतलब है 10 का पावर -3 ग्राम। देखो यहाँ पर 8.95 ग्राम नहीं बोला है, 8.95 मिलीग्राम बोला है, और मिली का मतलब 10 का पावर -3 होता है। जेने फ्रेगमेंट इन 35 ml ऑफ वाटर, यानी सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 35 ml ही दिया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दिया हुआ है पाई, और पाई इज इक्वल टू दिया है 0.335 टॉर। अरे प्रेशर आपको टॉर में दे दिया, कोई बात नहीं, इसको एटीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 335 डिवाइडेड बाई 760, इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे सर? तो देखो ये बात आपको हम बता चुके हैं बाबू कि 1 एटीएम बराबर होता है 760 टॉर या 760 mm। जब 1 एटीएम बराबर 760 टॉर होगा तो 1 टॉर बराबर क्या हो जाएगा? जब 1 एटीएम बराबर 760 टॉर हुआ तो 1 टॉर बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 टॉर इज इक्वल टू क्या होगा? दोनों तरफ 760 से डिवाइड करो, इधर भी 760 से डिवाइड करो, इधर भी डिवाइड करो, तो कट के इधर 1 हो गया। तो 1 टॉर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/760 एटीएम। क्या हो जाएगा? 1/760 एटीएम। तो कभी भी टॉर को एटीएम में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, यानी जो भी चीज टॉर में दिया हो उसको 760 से डिवाइड कर देंगे तो वो एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहां से आया सर? तो यहां से आया। पर सर क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि एटीएम में इसलिए लाएंगे क्योंकि हमको गैस कांस्टेंट आर का वैल्यू एटीएम में हम यूज कर सकें, इसीलिए हम, क्योंकि हमारे पास जो गैस कांस्टेंट होता है वो टॉर के टर्म्स में नहीं होता है, या तो एटीएम के टर्म्स में होता है या बार के टर्म्स में होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको एटीएम में कन्वर्ट कर लिया। तो WB हो गया, VML हो गया, पाई हो गया। टेम्परेचर भी दिया है क्या? 35 वाट ऑस्मोटिक प्रेशर, रूम टेम्परेचर लेना पड़ेगा लगता है। कैलकुलेट इट्स मोलर मास, टेम्परेचर नहीं दिया है, तो जब हम प्रेशर ये ले रहे हैं तो हमको लेना पड़ेगा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ले लेंगे। देखते हैं, तो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ले लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना ले लेंगे 298 केल्विन। क्वेश्चन में देना चाहिए था टेम्परेचर, कोई बात नहीं, सब कुछ दिया हुआ है। और क्या निकालना है? उसका मोलर मास निकालना है, MB निकालना है। ठीक है, सब कुछ तो दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पाई इज इक्वल टू CRT, और C की जगह पे क्या यूज करेंगे? वर्किंग मशीन मोलैरिटी यूज करेंगे। 1000 में देगी विमला, इसका यूज करेंगे हम लोग, है ना। और इंटू क्या करेंगे? गैस कांस्टेंट इंटू क्या लेंगे? टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, SI यूनिट है। बताइए यहाँ से पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? चलो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? MB यहाँ ले आए, अरे बाबा MB को यहाँ ले आए। WB कितना हो गया? 8.95 इंटू 10 का पावर -3, ये WB का वैल्यू हो गया। और पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? पाई का वैल्यू दिया है 0.335 डिवाइडेड बाई 760, ऊपर भी लिख सकते थे इसको, इंटू क्या करेंगे 1000,
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिए लिए हैं 35 ml बोला है, तो कितना ले लेंगे 35 ले लेंगे। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। आर का वैल्यू क्या लेंगे, एटीएम में आर का वैल्यू क्या बताया गया है 0.0821 बताया गया है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे 0.0821 ले लेंगे। और टेम्परेचर कितना लेंगे, तो टेम्परेचर क्या ले लेंगे 298 केल्विन। सब ऊपर में ही लेंगे, जगह नहीं था इसलिए मैं नीचे लिख दिया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अलग करके हिसाब से, तो क्या लिख सकते हैं 760 इंटू 8.95 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 1000 को 10 का पावर 3 लिखे ख़त्म भी कर सकते हैं, इंटू 0.0821 और साथ में इंटू में क्या ले सकते हैं 298 और नीचे में क्या रखेंगे, नीचे में रखेंगे 0.335 इंटू 35 नीचे में रखेंगे इसको, बाकी सब ऊपर में जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, मोलर मास आपका निकल कर आ जाएगा। और मोलर मास जो भी आएगा ग्राम पर मोल में आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो चीज़ों को ऐसे सॉल्व करना है, 760 इंटू दिस करके सॉल्व कर देना है, कैलकुलेट करके देखिएगा कितना आता है और ये हो जाएगा आपका मोलर मास आपका सॉल्यूट का निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को फाइंड करते हैं। नोट डाउन करिए इसको, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर आपका खत्म हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो गया है। अब लास्ट टॉपिक आपके पास बचा है एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, पर ये मोटा मोटी अब खत्म हो गया है। ठीक है, ओके, इसको नोट डाउन करिए।